Audio Jungle। नमस्कार प्यारे साथियों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा ये पेपर फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो इसमें हम सिर्फ अपनी तैयारी को मजबूत करने के हिसाब से या फिर रिवीजन के हिसाब से इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सेशन उन सब विद्यार्थी मित्रों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये पेपर फर्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्लास महत्वपूर्ण है। और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पेपर फर्स्ट। और देखो यहाँ पर सबसे पहले, निम्न में से किसको मार्गरेट आल्वा ने वेतन का आकर्षण कहा? यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्न में से किसको मार्गरेट आल्वा ने वेतन का आकर्षण कहा? इस व्यक्ति ने किस पद को, किसके पद को वेतन का आकर्षण कहा? मुख्यमंत्री के पद को, राज्यपाल के पद को, राष्ट्रपति के पद को या महासचिव के पद को? इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर वेतन का आकर्षण, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अरे, राज्यपाल के पद को मार्गरेट आल्वा ने वेतन का आकर्षण कहा। और इसके बारे में और यहाँ पर देखो, राज्यपाल के बारे में अन्य कथन, सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया, ये किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। अतिथि सत्कार करने वाला, ये पट्टाभी सीतारमैया का कथन है, ये राज्यपाल के बारे में इसने कहा था। और वेतन का आकर्षण ये किसने कहा? मार्गरेट आल्वा। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं हम राज्य व राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में। अनुच्छेद 153 में किसका वर्णन है? राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 155, यहाँ पर देखो 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 में है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 की बात करें, इसमें क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं। 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा शपथ। शपथ याद रखे आप तो। 160 में क्या है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। और 161 में है क्षमा आदि की ओर, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 की बात करते हैं। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अब 163 को दो प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर, इनके दो भाग है। और देखो 163 का जो पहला है उसके अंतर्गत आता है राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त है। और 163 का दूसरा जो है उसके अंदर है इस बात का निर्धारण करना कि स्वयं राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि संविधान के अनुसार कौन सा कार्य उसके क्षेत्राधिकार में आता है और कौन सा नहीं। तो ये 163 के दूसरे में है। इसी प्रकार ये 164 अनुच्छेद, 164 नंबर का जो अनुच्छेद है, इसमें क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध। और यह भी याद रखे, राज्यपाल
और राज्य से संबंधित उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया? ग्वालियर जो प्रशस्ति है उसमें नारायण और मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, रामभद्र। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया? तो प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? अरे ऑप्शन बी होगा इसमें, नागभट्ट प्रथम। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बारे में भी देखो आप यहाँ पर, नागभट्ट प्रथम ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसका जो उपनाम है नागावलोक, और ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण मल्लेच्छों का नाशक इसको कहा गया। मल्लेच्छ शासक को पराजित किया। उद्योतन सूरी कृत कुंवलीय माला किसके काल में लिखी गई? उद्योतन सूरी द्वारा जो ये कुंवलीय माला लिखी गई है ये किसके काल में लिखी गई थी? नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज, भोज प्रथम। यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना है। बताओ ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो प्यारे साथियों, यहाँ जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी होगा। अरे वत्सराज, वत्सराज उद्योतन सूरी कृत कुंवलीय माला किसके काल में लिखी गई? तो वत्सराज का समय याद रखें। ये वत्सराज कौन है? देवराज का पुत्र। वत्सराज देवराज का पुत्र गौड़ व बंगाल के शासकों को पराजित किया। इसके समय रचित प्रमुख कृति उद्योतन सूरी की कुंवलीय माला, जैन आचार्य जीनसेन की हरिवंश पुराण, ये भी इसी के समय लिखी गई। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, एक तो कुंवलीय माला और एक हरिवंश पुराण, ये किसके काल में लिखी गई? वत्सराज के समय। चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब पाबूजी को किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं? प्यारे साथियों, यहाँ पर पाबूजी को किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जाट, कांवड़, रायका, बांबी। सही विकल्प का चयन करो। यहाँ पर भी ऑप्शन सी होने वाला है, रायका, रेबारी। पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी का जन्म, पाबूजी का जन्म स्थान, तो यहाँ पर याद रखें फलोदी। फलोदी वर्तमान में यह जिला बन गया है, राजस्थान। और उपनाम है प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार। और आराध्य देव किसके हैं? रायका, रेबारियों की। रायका ऊंट पालक जनजाति है। पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी। बौद्ध चिन्ह की बात करें तो भाला, यह आपको यहाँ पर देखना है। पांचवा क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे? संत जसनाथ जी के गुरु रामानुजाचार्य, जाम्बोजी, गोरखनाथ, हरिदास। चार ऑप्शन है, इनमें से बताओ। संत जसनाथ जी के गुरु, ऑप्शन सी गोरखनाथ। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक है संत जसनाथ जी, जिनका जन्म कतरियासर गांव में हुआ, बीकानेर। और इनके गुरु गोरखनाथ जी हैं। जीवित समाधि ये 24 वर्ष की उम्र में लेते हैं।
विक्रम संवत 1563 और उपदेशों का जो संग्रह सिम्बुदड़ा तथा कोड़ा ग्रंथ। अन्य प्रमुख संत है लालनाथ जी, चोखननाथ जी और सवाईदास जी। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान कौन से जिलों में आता है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये वज्र तूफान होता क्या है। तो प्यारे साथियों, इसके बारे में आपको ये याद रखना है, ये जो वज्र तूफान है ये राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले जो तूफान होते हैं उन्हें कहते हैं वज्र तूफान। तो अब आपको पता लग गया होगा कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा है। यहाँ पर जिलों के आधार पर आप बता सकते हैं और इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा सी। जिले कौन से होंगे? जयपुर, झालावाड़। वज्र तूफान राज्य के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले तूफानों को वज्र तूफान कहते हैं और राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान जयपुर, झालावाड़ जिलों में आते हैं। चंबल नदी में नानेरा नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? बनास, काली सिंध, पार्वती, सीवान। ऑप्शन बताओ यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो सकता है। नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में जो नदी मिलती है वो क्या है? ऑप्शन बी, काली सिंध। ये नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है दोस्तों। और चंबल नदी का उद्गम स्थान जनापाओ की पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, कुन्नू, कुन्नौर, पार्वती, काली सिंध, कुराल, आहू, परवन, बनास, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। और कुल जलग्रहण, इनका कुल जलग्रहण कितना है? तो याद रखें 31,242 वर्ग किलोमीटर। बनास नदी का संगम रामेश्वर घाट, काली सिंध नदी का संगम नानेरा और पार्वती नदी का संगम पाली। कोटा से 65 किलोमीटर दूर है ये। 8वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन क्या है? एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म स्थान आपको बताना है। क्यूनलुन, फ्लोदी, रेंटाचिटाला, जेकोवाबाद। एशिया का सबसे गर्म स्थान ऑप्शन डी। अरे जेकोवाबाद होगा इसमें। एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या है? जेकोवाबाद। जेकोवाबाद पाकिस्तान में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म स्थान की बात करें तो दोस्तों याद रखें अजीजिया। प्यारे साथियों, अगर एशिया का सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो जेकोवाबाद आपको याद रखना है जो कि पाकिस्तान में है। और विश्व का सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो अजीजिया याद रखें आप। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है। राजस्थान में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 30 डिग्री 12 मिनट पर। यहाँ पर देखो बोरकुंड गांव, हिंदुमलकोट, कोणा गांव, बाकासर। 30 डिग्री 12 मिनट। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। राजस्थान में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तर में है ना ये तो। कोणा गांव, गंगानगर। तो इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोणा गांव, गंगानगर। ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव, श्री गंगानगर राजस्थान का सुदूर बिंदु। और अक्षांश से स्थिति की बात करें 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर देखो बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा दक्षिणी बिंदु। अक्षांश से स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों के मध्य की दूरी है 826 किलोमीटर।
इसी प्रकार सिलाना गांव धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है ये। और देशांतरी स्थिति की बात करें, सिलाना गांव धौलपुर अरे पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट ये पूर्वी देशांतर। और पश्चिम की ओर बात करते हैं अपन, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर और देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और दोनों के मध्य की दूरी है 869 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा, बांग्लादेश। बलुई पुलिन ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो याद रखें बांग्लादेश, ऑप्शन डी होगा इसमें सही। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा याद रखें। और प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, सुरमा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निष्कलंक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? निष्कलंक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? हरिदास जी ने, लालदास जी ने, माव जी ने, प्राणनाथ जी ने। यहां पर सही विकल्प देखो और इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, माव जी। निष्कलंक संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति माव जी। और दोस्तों माव जी के बारे में आपको ये देखना है, ये संत थे माव जी, साबला ग्राम डूंगरपुर। और यहाँ पर बात करें ज्ञान प्राप्ति की तो माही सोम नदी के संगम पर, माही व सोम नदी के संगम पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवाटापुरा याद रखें। स्वर्गवास शेषपुर गांव उदयपुर, शेषपुर गांव उदयपुर, माघ शुक्ल पूर्णिमा। निष्कलंक संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, कल की अवतार, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो यह फैक्ट आपको यहां पर देखना है। मस्तक पर चंदन का तिलक, गले में तुलसी की माला, अभिवादन जय महाराज। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध है। आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध हथकरघा व्यापारियों से, स्टार्टअप से, स्ट्रीट वेंडर से, कार्मिक पेंशन योजना। आई स्टार्ट पोर्टल, इसका संबंध आपको यहां पर देखना है, किससे रिलेटेड है ये आई स्टार्ट जो पोर्टल है इसका संबंध स्टार्टअप से है दोस्तों। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण राजस्थान में उद्यमिता और नवाचार की भावना को प्रज्वलित करना और राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। आई स्टार्ट नोडल विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग DOIT। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्कॉच अवार्ड 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया था? किस संस्था को प्रदान किया गया? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये आपको यहां पर देखना है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई और बुधवार नीलामी उत्सव इससे संबंधित है। बुधवार नीलामी उत्सव इससे संबंधित है। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको स्थापना होती है जून 1961 में। मुख्यालय जयपुर। राजस्थान ग्रामीण
आजीविका विकास परिषद राजीविका स्थापित होती है अक्टूबर 2010 में। और प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विभाग। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? जोहोर, सुंडा, मलक्का, हॉर्मुज। यहां पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प ऑप्शन सी, मलक्का। मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? मलक्का। ये आपको यहाँ पर देखना है और इसके बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो देखो, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। अंडमान सागर, हिंद महासागर, इसको दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। दक्षिण चीन सागर यानी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जोहर जल संधि के बारे में भी याद रखें, सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। सुंडा जल संधि, इसमें क्या है? तो याद रखें, इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखनी है। और अगला क्वेश्चन क्या है? ओशिनिया में सम्मिलित सबसे छोटा देश? मेलानेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, नोरू। तो यहां पर बताओ, ओशिनिया में सम्मिलित सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? ऑप्शन डी होगा इसमें, नोरू। ओशिनिया में जो सम्मिलित देश है वो कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया व नोरू। ये जो नोरू है ये सबसे छोटा है। ओशिनिया का सबसे छोटा देश नोरू और ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और ओशिनिया की अवस्थिति भूमध्य सागर के निकट उष्णकटिबंधीय जलवायवीय दशाएं, ये भी आपको यहाँ पर देखनी है। तो इतना सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि जो भी कंटेंट यहाँ पर बताया जा रहा है उसे आप अच्छे तरीके से अपने खुद के नोट्स के हिसाब से भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसे आप नोट अवश्य करें। घटियाला के अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाए? कक्कुक, बाउक, रजिल, हरिश्चंद्र। यहां पर सही विकल्प क्या होगा? यहां पर सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कक्कुक। और यहां पर देखिए, कक्कुक ने विक्रम संवत 861 में दो शिलालेख कक्कुक ने अपने सच्चरित्र से मरु, मांड जैसलमेर, वल्ल, तमणी, त्रावणी, मल्लानी, अज मध्य प्रदेश एवं गुर्जर रात्रा के निवासियों का अनुराग अर्जित किया। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? चेनाब नदी, यहां पर देखिए परियोजना बतानी है आपको। चेनाब नदी पर स्थित है, कौन सी परियोजना है? कौन सी परियोजना है दोस्तों जो चेनाब नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी है दुलहस्ती परियोजना, उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या याद रखें? अरे ये सभी परियोजना इसके अंतर्गत आती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। चेनाब नदी पर स्थित ये सभी परियोजना है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल, इसके बारे में आपको याद रखना है, बारालाचला दर्रा।
बारालाचला दर्रे में चंद्र व भागा नदियों के मिलन से होता है। चेनाब नदी पर परियोजनाएं हैं बगलिहार, सलाल, दुलस्ती। हमादा प्रकार का मरुस्थल किस जगह पाया जाता है? यहाँ जगह देखो, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, बीकानेर जिले हैं ये। तो हमादा प्रकार का जो मरुस्थल है वो कौन से जिले में पाया जाता है? ये जिला विस्तार आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन डी बीकानेर। और इसके बारे में आपको ये भी देखना है, राजस्थान के मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया। राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। महान मरुभूमि, महान मरुभूमि ये है भारत पाक सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ। और चट्टानी मरुस्थल जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, हमादा मरुस्थल के नाम से ये जाना जाता है। चट्टानी मरुस्थल जो है ये हमादा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और जिला विस्तार है यहाँ पर जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र, ये आपको यहाँ पर देखना है। बाद में लघु मरुस्थल, ये लघु मरुस्थल है कच्छ के रण से बीकानेर तक बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि सामान्यतः है। अर्ध शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें, और यहाँ पर देखो अर्ध शुष्क प्रदेश ये है लूणी बेसिन व शेखावाटी क्षेत्र। तो इस प्रकार आपको ये 4 मरुस्थल प्रदेश याद रखने हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल के किस भाग में धरातलीय अफवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव है? थार मरुस्थल के किस भाग में धरातलीय अफवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव है? अर्ध शुष्क प्रदेश, महान मरुस्थल, लघु मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। यहां पर सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन बी होगा इसमें, महान मरुस्थल। थार मरुस्थल के किस भाग में धरातलीय अफवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव है? महान मरुस्थल। चूलिया जलप्रपात से संबंधित गलत तथ्य का चयन करो। गलत तथ्य का चयन करना है यहाँ पर आपको, सही वाला तो नहीं बताना, जो गलत है वो बताना है। चूलिया जलप्रपात से संबंधित अवस्थिति चित्तौड़गढ़, नदी चंबल, ऊंचाई 50 मीटर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सी वाला है ऊंचाई, ये गलत है यहाँ पर, तो गलत का ही चयन करना है। ऑप्शन सी सही होगा। और सही जानकारी याद रखी, अवस्थिति चित्तौड़गढ़ सही है, नदी कौन सी है? चंबल। और ऊंचाई की बात करें तो यहाँ 18 मीटर आप लिख दो, 18 मीटर याद रखना। इस प्रकार आपको यह देखना है। चंबल नदी बामनी नदी का संगम, भैंसरोडगढ़ के समीप चूलिया जलप्रपात बामनी नदी के संगम से 6 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित चित्तौड़गढ़। ऊंचाई की बात करें 18 मीटर है। और चंबल नदी का उद्गम स्थल मैं बार बार बताता हूँ, ये पहले भी मैंने बता दिया था वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में। जानापाओ की पहाड़ियाँ, महू मध्य प्रदेश। 21 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर वाटर गार्डन कहाँ स्थित है? अंडर वाटर गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये देखो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन का चयन करो। अंडर वाटर गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? अरे ऑप्शन डी होगा इसमें। अंडर वाटर गार्डन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ का विकास, सबसे लंबी प्रवाल भित्ति 2000 किलोमीटर से अधिक, अवरोध प्रवाल भित्ति, अंडर वाटर गार्डन। तो इतना फैक्ट आपको यहां पर देखना है। और 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए, अब यहां से दोस्तों मनोविज्ञान शुरू हो गई है।
एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा अर्थ उचित है? एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा अर्थ उचित है? बच्चों को समझना, स्कूल की समस्या वैज्ञानिक रूप से हल करना, स्कूल की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीकों से वैज्ञानिक रूप से हल करना, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान बालकों को देना, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी, ये आपको देखना है यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान की एक शाखा है? शिक्षा मनोविज्ञान ये किस मनोविज्ञान की शाखा है, ये आपको यहाँ पर देखनी है। तुलनात्मक मनोविज्ञान की, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की, परा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है भाई? किसकी शाखा है ये? ऑप्शन बी सही होगा इसमें, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, इसकी शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। उपर्युक्त वर्णित कथन स्किनर द्वारा दिया गया है क्योंकि यह उन कारकों और स्थितियों के बारे में गहन अध्ययन करता है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। यह कक्षा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। यह शिक्षार्थियों, सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण कार्यप्रणालियों को समझने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है और यह मानव विकास के मनोवैज्ञानिक अध्ययन और शिक्षण के लिए अपने वैज्ञानिक निष्कर्षों को लागू करने का प्रयास कर रहा है। यह शिक्षार्थियों और उनके मूल्यांकन के लिए विकसित तरीकों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझने में मदद करता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसने अपने ग्रंथ ईमाइल में शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की? अब आपको ये पता चलेगा ईमाइल में शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, ये ईमाइल किसकी है, ये ग्रंथ किसका है, किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है रूसो, ये ग्रंथ रूसो का है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, किसने अपने ग्रंथ ईमाइल में शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। और इसके बारे में आपको याद रखना है, रूसो ने अपने ग्रंथ ईमाइल में बालक की शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की। ईमाइल रूसो का काल्पनिक शिष्य था। ईमाइल रूसो का काल्पनिक शिष्य था। प्यारे साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध है। शिक्षा का संबंध आपको बताना है उद्देश्यों से, शिक्षक से, शिक्षार्थी से, उपयुक्त सभी से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर शिक्षा का जो संबंध है वो आपको देखना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा का संबंध उद्देश्यों से भी है, शिक्षक से और शिक्षार्थी से, यह सभी होगा यहाँ पर। तो कैसी लगी आज की ये टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने सविस्तृत रूप में आपको समझाने की कोशिश की, व्याख्यात्मक रूप से प्रत्येक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखा है। इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए, टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक रूप में देखने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को भी इस क्लास में जोड़ने की कोशिश करें, उनको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा ये कोचिंग नोट्स का जो परिवार है ये दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और बहुत बड़ी फैमिली हमारी हो जाए, जिसमें पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज, मज़ा फिर देखना आप, मैं किस तरह से आपको यहाँ पर सही तरीके से सटीक रूप में और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपको हर क्लास में मिलने वाला हूँ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस क्लास में, इस चैनल पर अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें,
उनको अवगत कराए इस बात से कि आपको डायरेक्ट कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। नोट्स रूप में, व्याख्यात्मक रूप में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस तरीके से हम यहाँ पर सब विस्तृत रूप में जानकारी देने वाले हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कोचिंग नोट्स क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।